Hello बच्चों, let's read the question. When electric dipole is placed in a uniform electric field as two charges experience equal and opposite forces which cancel each other and hence net force on electric dipole in uniform electric field is zero. However, these forces are not collinear, so they give rise to some torque on the dipole. Since net force on electric dipole in uniform electric field is zero, so no work is done in moving electric dipole in uniform electric field. However, some work is done in rotating the dipole against the torque acting on it. Here we have given a diagram along with different questions. Now to answer this question, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as motion of a dipole in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब भी हम यहाँ पे डाइपोल की बात करते हैं तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल. और डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है हमारे पास जब हम यहाँ पे डाइपोल जो गिवन सिस्टम होता है उसके किसी भी एक चार्ज को, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चार्ज को, इसकी जो डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाती है. जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे यहाँ पे फोर्स लगाता है दोनों डिफरेंट चार्जेस पे, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें टॉर्क देखने को मिलता है. इट इज गिवन एज पी साइन थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है पी. हमारे पास यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें एक और बात ध्यान देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और जो डाइपोल मूवमेंट होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स F and torque on the dipoles are, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as motion of a dipole in electric field. तो जब हम डाइपोल की बात करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, डाइपोल होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम एक स्मॉल से डिस्टेंस पे प्लेस कर दें, उसको हम डाइपोल का नाम देते हैं. तो सपोज हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है. इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर इस तरीके से हमने एरो बनाया तो ये हमारे पास हायर फील्ड होगा, और ये हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव. हम इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब सपोज हमने यहाँ पे कोई डाइपोल है उसको प्लेस कर दिया, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया और हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज आ गया. अगर हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है ई के बराबर मान लेते हैं, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी ऑन पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी गिवन एज, इसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, फोर्स विल बी गिवन एज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई. दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं उस पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ दैट विल मैग्नीट्यूड में वो भी Q इंटू ई के बराबर आ जाएगा. भले यहाँ पे हमारे पास जो दोनों का अमाउंट है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, एक की पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है, तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स लगेगा इनकी जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी. यानी अगर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो नेगेटिव पे ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी F1 और F2 इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगेगा. तो जो मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास वैल्यू निकलेगी फोर्स की वो तो सेम आएगी. और अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पे पूरे सिस्टम पे डाइपोल पे इस जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्सेज है और डायरेक्शन इनकी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स बनेगा वो जीरो के बराबर बनेगा. सो वी कैन से F की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी. लेकिन जो टॉर्क है ये हमारे पास यहाँ पे जीरो नहीं होगा. टॉर्क इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर हम इस सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से जो पॉजिटिव हमारे पास साइड है वो पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. और अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर करूँ तो इस पे इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव को अपने से दूर ये रिपेल करेगा. तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से जो ये हमारे पास पूरा सिस्टम है डाइपोल का ये रोटेट करने लगेगा. तो जो टॉर्क है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी. यहाँ पे दोनों फोर्स की का जो नेट यहाँ रिजल्टेंट बनेगा भले वो जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास इनकी वजह से जो सिस्टम है पूरा अपनी एक्सिस पे यहाँ पे रोटेट करने लगेगा. सो वी कैन से F इज इक्वल टू जीरो बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो वी कैन से ऑप्शन सी इज द राइट वन. नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. द डाइपोल एक्वायर्स अ पोजिशन सच दैट the axis of the dipole makes an angle with the direction of the field, assuming that potential energy of the dipole to be zero when theta equals 90 degree. The torque and the potential
energy of the dipole will respectively. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as torque on a dipole in an electric field. तो जो टॉर्क की वैल्यू होती है it is given as PE sin थीटा. ये हमारे पास यहाँ पे टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी की बात होती है, क्योंकि जितना यहाँ पे रोटेशन में वर्क डन होगा वो बाय द एक्सटर्नल फील्ड किया जाएगा, जिसकी वजह से जितना भी वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड करता है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. सो वी कैन से दिस विल बी गिवन एज माइनस PE cos थीटा, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस PE cos थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चेंज करने में जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम यहाँ पे डेल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हमारे पास जो डाइपोल है ये इस तरीके से अपनी पोजीशन को यहाँ पे एक्वायर करता है कि यहाँ पे कुछ एंगल बनता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू बी 0 एट व्हेन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री. यानी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इसको हम U1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज गिवन एज 0. द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल रिस्पेक्टिवली. पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल जो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है इस पर्टिकुलर केस में और हमने यहाँ पे इसको रोटेट करके एक पर्टिकुलर एंगल थीटा 2 से मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ उसको थीटा के बराबर यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो जो टॉर्क की वैल्यू होगी इनिशियली हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क गिवन होगा दैट विल बी गिवन एज, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 0 के बराबर कंसिडर किया गया है, तो जो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क आएगा दैट विल बी गिवन एज PE sin थीटा. उसको हम सीधे यहाँ पे P sin थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 दे रखी है जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है. तो पूरे रोटेशन में हमारे पास जो टॉर्क का वैल्यू आएगा दैट विल बी PE sin थीटा. नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछी गई है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ डेल यू से, इट विल बी PE cos थीटा 2. तो थीटा 2 की जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर आ गई और थीटा 1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर आ गई, तो cos 90 0 हो जाएगा. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी माइनस PE cos थीटा. तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस PE cos थीटा और टॉर्क की वैल्यू आएगी PE sin थीटा. सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. The dipole is placed in an external field of 10 raised power 5 Newton per coulomb. Find the value of the maximum torque on the dipole, or what is the angle between electric field vector and the dipole moment vector for the stable and unstable equilibrium. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as torque on the dipole placed in a electric field which is given as PE sin theta. Now यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम. तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. यानी हमारे पास जो ए की वैल्यू है, अगर मैं इसको देखूं दिस विल बी गिवन एज, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डाइपोल की डिस्टेंस होती है उसको हम 2a से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है बहुत ही स्मॉल होती है, तो ओवरऑल उसको यहाँ पे लार्जर वैल्यू से रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. यानी 2a की जो ओवरऑल वैल्यू है 2 इंटू 10⁻2 मीटर के बराबर गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है 10⁻5 न्यूटन पर कूलम है. हमें मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चाहिए. मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए हमारे पास. सो वी कैन से टॉर्क विल बी गिवन एज P की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी Q इंटू 2a. इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास 10⁻5, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 1 आ जाएगा. तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻6 2 इंटू 10⁻2 और यह आ जाएगा 10⁻5. ओवरऑल सॉल्व करें तो दिस विल बी गिवन एज 6 - 2 -8 प्लस 5. तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर. या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टॉर्क विल बी 0.002 न्यूटन मीटर. नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से,
और यहाँ पे हमने डाइपोल मोमेंट रखा है। उस केस में अगर स्टेबल कंडीशन बनती है तो यहाँ पे हम एक कंडीशन को इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हायर हमारे पास पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा। हम इसको ये भी मान सकते हैं यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे नेगेटिव। ये केवल अजम्पशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और हमने देखा था कि जो डाइपोल मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पी की डायरेक्शन आ गई। तो इस केस में दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 180 डिग्री है। और यहाँ पे अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्योंकि इस केस में हमारे पास यहाँ पे भले ही टॉर्क की जो कंडीशन है अगर हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा और इसको रोटेट करने के लिए ये यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करेगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है जब हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू है, एक्सटर्नल जितने भी हमारे पास सिस्टम इस पे एक्ट करे उन सबका जो सम आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो अगर हम इस केस में देखें जो टॉर्क आएगा दैट विल बी गिवन एज पी ई साइन 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो है लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लगेगा इन दोनों पर्टिकुलर केस में। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा, अगर हम इसको देखें यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगेन जो कंडीशन है वो हमारे पास ये होनी चाहिए, टॉर्क की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अब इस केस में हमारे पास जो P और E की वैल्यू है, अगर हम इनका यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, जो थीटा की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 के बराबर आनी चाहिए, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब हम यहाँ पे जो चार्ज है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं। ये माइनस क्यू आ गया और ये प्लस क्यू आ गया। तो ये हमारे पास अगर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी पी की वो इस तरीके से होगी। तो अगर हम दोनों की डायरेक्शन देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट आ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हो गया थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और इस केस में जो टॉर्क आएगा दैट विल बी पी ई साइन 0। मैग्नीट्यूड में तो 0 है यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और साथ में ये स्टेबल कंडीशन होगी। स्टेबल कंडीशन इसलिए होगी, अगर हम ऑब्जर्व करें जैसे हमने प्रीवियसली कंसिडर किया था, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी एक तरीके से यहाँ पे दोनों साइड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये एक तरीके से स्टेबल कंडीशन है। इस वाली कंडीशन में एक बार ही फोर्स लगेगा, ये रोटेट करके अपने आप को इक्विलिब्रियम में प्लेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में भी है और स्टेबल भी है। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन में ये पूछा गया था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो एंगल आएगा, स्टेबल के लिए आएगा 0 डिग्री और अनस्टेबल के लिए आएगा 180 डिग्री। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड ऑल द पार्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड।